आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आपने क्या कभी सीमेन एनालिसिस कराया और उसमें रिपोर्ट दिया गया ग्लोबोजूस्पर्मिया? क्या आप जानते हैं क्या है, क्यों होता है और इसे हम कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? पहले जानते हैं ये ग्लोबोजूस्पर्मिया है क्या। ग्लोबोजूस्पर्मिया एक बहुत रेयर कंडीशन है जो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हमें स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लेना चाहिए। जब हम आकार के बारे में बात करते हैं, स्पर्म को एक हेड होता है, एक मिड पीस यानी बीच का भाग और एक टेल होता है। तो जो सर है उसमें सारा डीएनए, जो आपके पिता से जो आपको डीएनए आया वो सारा डीएनए उसमें पैक्ड होता है। उसी सर के ऊपर एक छोटा सा कैप है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो ये सारे भाग होना बहुत जरूरी है कि स्पर्म एग के पास पहुंचे और उसे फर्टिलाइज कर सके। जब वो एग के पास पहुंचता है स्पर्म, तो जो एक्रोसोम मैंने बताया, जो कैप के जैसा कोई छोटा सा भाग जो बताया मैंने, वो एग के साथ इंटरैक्ट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को रिलीज करता है। ये एंजाइम अगर रिलीज ना हो तो जो स्पर्म है वो अंडे के अंदर जा नहीं सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ग्लोबोजूस्पर्मिया में होता ऐसा है कि स्पर्म के जो सर के ऊपर का मैंने एक्रोसोम भाग बताया वो होता नहीं है। जो ओवल शेप में, अंडे के शेप में जो हेड होना चाहिए वो एकदम गोल या छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अंडे के पास पहुंच के भी उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता। लोगों में देखा गया है कि वो नेचुरली बहुत साल ट्राई करते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं पा सकते, क्योंकि ये नेचुरली इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं आप, क्योंकि कितने भी बार स्पर्म एग तक पहुंच जाए, अगर एक्रोसोम ना हो तो अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता स्पर्म के द्वारा। तो ये हुआ विधि कैसे होता है ये फर्टिलाइज, और एक्रोसोम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये होता क्यों है? ये एक जेनेटिक फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ग्लोबोजूस्पर्मिया होता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि 100% गारंटी नहीं है कि आगे वाले जनरेशन में जरूरी आए। ये DPY19L2 जीन की वजह से होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका मतलब आगे के जनरेशंस में पक्का जाएगा करके जरूरी नहीं है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के जनरेशन में जाएगा या नहीं। तो ये हुआ इसके बारे में। अब इसका परिष्कार क्या है? आपको अगर ग्लोबोजूस्पर्मिया है, आपके स्पर्म्स ठीक आकार के नहीं है, तो इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बेसिकली ऐसे केसेस IVF के लिए ही आते हैं। IVF में भी जब हम ऐसे स्पर्म अंडे के अंदर डालते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसे हम एक स्पेशल सोल्यूशन में, यानी कि स्पेशल लिक्विड में डाल के उसे एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, और जब वैसा वाला स्पर्म हम अंडे के अंदर डालते हैं तभी वो उसे फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये जान लीजिए कि नेचुरली ये होना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सैंपल में ये देखा जाए कि क्या पूरा सैंपल ग्लोबोजूस्पर्मिया या कुछ स्पर्म ऐसे भी हैं जिसमें एक्रोसोम है, तो उसके ऊपर भी निर्धारित रहता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन कैसा दिया जाए। तो ये सब करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अच्छे सेंटर में सीमेन एनालिसिस कराएं, जिसके पास अच्छे माइक्रोस्कोप्स हो, जो अच्छे से देख सके कि ये जो पार्ट मैंने बताए, हेड, मिड पीस और टेल, जो पार्ट्स मैंने बताया वो सही से ठीक से है या नहीं, और अगर एक्रोसोम नहीं है तो उसे ठीक से रिपोर्ट कर पाए। क्योंकि अगर एक्रोसोम नहीं है और हमने कह दिया कि सब कुछ ठीक है तो IUI काम नहीं कर सकता, IVF भी आपके लिए फेल हो जाएगा। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका सैंपल ठीक है या नहीं, ग्लोबोजूस्पर्मिया रिपोर्ट किया गया है तो उसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।